हेलो स्टूडेंट्स, वारंट 2 में हम लोग पढ़ रहे थे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोग फर्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं ए पार्ट में, हैलोजनेशन ऑन सैचुरेटेड कार्बन। किसी sp3 कार्बन पर हैलोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो किस तरीके से करते हैं उसका मैकेनिज्म भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स थे। चेन इनिशिएशन स्टेप जिसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, नेक्स्ट था चेन प्रोपगेशन स्टेप जो कि बार बार होता है और प्रोडक्ट का परसेंटेज, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्पांसिबल वो स्टेप होता है। और चेन टर्मिनेशन स्टेप्स में रेडिकल खत्म हो जाते हैं कंबाइन होकर कपलिंग करके और रिएक्शन खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी हैं। इसी मैकेनिज्म में एक पॉइंट लिखिए आप लोग, इनिशिएटर्स। इनिशिएटर्स क्या होंगे? जो रिएक्शंस को स्टार्ट करवाते हैं। इनिशिएटर्स फॉर फ्री रेडिकल रिएक्शन, जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो कौन होता है? पेरोक्साइड्स इनिशिएटर का काम करते हैं। पेरोक्साइड इस रिएक्शन के लिए अच्छे इनिशिएटर होते हैं। जितने भी पेरोक्साइड है जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, या पर ईथर हो गया, या पर एस्टर, ये इनिशिएटर का काम करते हैं। इसके अलावा जैसे डाईएजो कंपाउंड भी, ये एजो एल्केन, एजोमीथेन वगैरह होते हैं, वैसे उसी तरह से होता है एजो एल्केन। तो ये सभी इनिशिएटर का काम करते हैं। इनकी प्रेजेंस में फ्री रेडिकल जल्दी से बनते हैं, आसानी से बनते हैं, कम एनर्जी से बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? देखिए, जैसे आपने पेरोक्साइड डाला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में या बहुत आसानी से हीट करने पर होमोलाइसिस कर लेता है। होमोलाइसिस इसलिए होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं है, यहाँ लोन पेयर में रिपल्शन है, इस कारण से इसमें होमोलाइटिक लीवेज इजीली हो जाता है एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड रेडिकल बनते हैं। ठीक है, और रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरे रेडिकल आसानी से बनते हैं। अब क्या करेगा ये HO रेडिकल ब्रोमीन से या जो भी आपने X2 लिया है उससे रिएक्शन करेगा और एक X के साथ कंबाइन हो जाएगा और X रेडिकल बनेगा। आप याद कीजिए, चेन इनिशिएशन स्टेप में X2 के मॉलिक्यूल से X रेडिकल बने थे 2। याद होगा आपको, X2 के मॉलिक्यूल में होमोलाइसिस हुआ था और X रेडिकल के 2 मॉलिक्यूल्स बने थे, 2 रेडिकल्स बने थे। और ये दोनों रेडिकल, मतलब ये जो बनने वाला रेडिकल है वो चेन प्रोपगेशन स्टेप में एल्केन पर sp3 कार्बन पर जाकर अटैक करता है, जो कि RDS स्टेप थी। यहाँ भी काफी कुछ वही है, बट अब इसमें केवल ये है कि आप लोगों ने डायरेक्ट इसको हीट नहीं किया, डायरेक्ट सनलाइट की वजह से रिएक्शन नहीं हुई, क्योंकि इसको जितनी एनर्जी चाहिए ना टूटने में, केवल इसको पेरोक्साइड की प्रेजेंस में वो बहुत आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं, क्योंकि पेरोक्साइड तो बहुत कम एनर्जी में या बहुत कम हीट करने पर भी होमोलाइसिस कर लेते हैं। और एक बार रेडिकल बनने के बाद में एक्स रेडिकल बनना आसान होता है, तो एक्स रेडिकल इस तरीके से बन जाता है। हाँ, ये किस तरीके से रेडिकल बनाते हैं? जैसे ये है कोई ट्राई अल्काइल ले लेता हूं जिससे रेडिकल ज्यादा स्टेबल बने, कार्बन और इस पे 3R। तो इसमें क्या होता है कि यहां का बॉन्ड डिसोसिएट होता है वही सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर पर, और ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट गया, इस तरीके से होगा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इस जगह एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ने डबल बॉन्ड बना लिया, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो कहने का मतलब यहाँ बना R, और ये टर्शियरी रेडिकल, और टर्शियरी रेडिकल हाईली स्टेबल होता है। उसके बाद में क्या बना? N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल भी हाईली स्टेबल है, आसानी से बाहर निकल जाएगा, R रेडिकल बना, और R रेडिकल की प्रेजेंस में दूसरे रेडिकल इजीली बन जाएंगे, चेन प्रोपगेशन स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। ये रेडिकल X2 से रिएक्शन करके X के साथ कंबाइन होकर X रेडिकल को फ्री कर देगा।
कहने का मतलब ये हुआ ये जो रेडिकल है जो आपको यहां बताया गया है ये वाला, ये X2 के साथ कंबाइन हो जाए और X को ड्रॉ कर ले, एक X के साथ में ये बॉन्ड बना लेता है और दूसरे X रेडिकल को फ्री कर देता है, ये चेन प्रोपगेशन स्टार्ट हो जाएगा, एक X रेडिकल बनते ही फ्री रिएक्शन आगे स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से ये सभी इनिशिएटर का काम करते हैं और इनिशिएटर का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो फ्री रेडिकल रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। केवल इसी फ्री रेडिकल रिएक्शन की बात नहीं है, आने वाली जितने भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनमें फ्री पेरोक्साइड या एजो कंपाउंड, सनलाइट, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन स्टार्ट होती है। ये फ्री रेडिकल रिएक्शंस के लिए अच्छे होते हैं, आसानी से इनकी प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं इनहिबिटर्स भी होते हैं। इनहिबिटर का मतलब रिएक्शन को रोकने वाले, तो यहां तक लिख लो, फिर उसके बाद में लेता हूं इनहिबिटर्स। लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स फॉर फ्री रेडिकल रिएक्शंस। फ्री रेडिकल रिएक्शंस, फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो फ्री रेडिकल्स इजीली बनाते हो वो इनहिबिटर्स हैं। कैसे बनाते हैं फ्री रेडिकल्स? देखिए, एक तो है O2 और एक है एजो। ये एजो नहीं है, ये है बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, क्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन भी कहते हैं या पैराक्विनोन भी कई बार कह दिया जाता है इसे। इन दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन इनहिबिट होती है। इनहिबिट का मतलब है फ्री रेडिकल रिएक्शन रुकेगी या बिल्कुल स्लो हो जाएगी। मतलब इनहिबिशन को अगर बात करें, मतलब इनहिबिशन का मतलब होता है अवरुद्ध हो जाना, रुक जाना। तो इनकी प्रेजेंस में फ्री रेडिकल रिएक्शन रुकती है या बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ही फ्री रेडिकल्स को पकड़कर उन्हें खत्म करने का काम करते हैं। जैसे O2 किस तरह से वर्क करता है समझना। रिएक्शन चल रही है, कहीं उस रिएक्शन में R रेडिकल बना होगा जिस पर हैलोजनेशन हो रहा है। R रेडिकल बनेगा और O2 से रिएक्शन करता है। O2 इस R से कंबाइन होगा, इस ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, ROO रेडिकल बनता है। फिर ये रेडिकल दूसरे R से कंबाइन होता है, कहने का मतलब उन R को जकड़ने की कोशिश करता है। इस तरह से पेरोक्साइड इसमें बन जाता है। तो रेडिकल्स खत्म होंगे तो फ्री रेडिकल रिएक्शन रुकने लगेगी। लेकिन इस रिएक्शन में देखो ये क्या बन गया, अगेन इनहिबिटर, इनिशिएटर बन गया। तो देखा गया है, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है ये कि O2 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन की जाती है तो पेरोक्साइड बनते हैं। रिएक्शन थोड़ी स्लो जरूर होती है, लेकिन कुछ देर बाद में रिएक्शन वापस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पेरोक्साइड बन जाते हैं। पेरोक्साइड रिएक्शन को वापस इनिशिएट करने लगते हैं। लेकिन बेंजोक्विनोन एक बहुत अच्छा इनहिबिटर है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन रुक ही जाएगी, मतलब वापस स्टार्ट नहीं होती है, पेरोक्साइड नहीं बनते हैं। कैसे कि ये है बेंजोक्विनोन और बेंजोक्विनोन में यहाँ R रेडिकल्स के 2 रेडिकल आएंगे। एक रेडिकल यहाँ O रेडिकल बना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। मैं पूरा इसमें क्या बताऊं, इस तरीके से बनेगा। यहाँ रेडिकल बना, ये बॉन्ड टूट गया। इस तरह से समझना कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ये बॉन्ड टूट गया। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन इसका और इसका डबल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इस जगह और इस जगह डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन दोनों R इस साथ में रेडिकल्स के साथ में कंबाइन होंगे और इस तरह से पैरा एल्कोक्सी बेंजीन बना देंगे। ठीक है, तो रेडिकल्स को खत्म करने का काम करता है, इसीलिए ये इनहिबिटर का काम कर लेता है। चलो नेक्स्ट इससे रिलेटेड एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इसका क्लोरीनेशन किया आपने, मीथेन का लेता हूं। चलो सबसे पहले तो मीथेन की बात करते हैं, CH4 की। इसका क्लोरीनेशन किया, सनलाइट की प्रेजेंस में पेरोक्साइड डाल दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, तो रिएक्शन तो हो ही जाएगी और रिएक्शन में बनेगा CH3Cl और HCl का मॉलिक्यूल बाहर में निकलना चाहिए।
इसे कहा जाता है मोनोक्लोरल प्रोडक्ट, क्योंकि एक ही क्लोरीन आके जुड़ा है। अगर क्लोरीन आपने एक्सेस में लिया, अगर लिया और नहीं भी लिया तो भी, अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में लिया है तो बचा हुआ क्लोरीन उसी सनलाइट की वजह से रिएक्शन चल रही है, इस sp3 कार्बन के H को रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा CH2Cl2। अगर और क्लोरीन रिएक्शन कर दे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और रिएक्शन हो जाए तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। ये रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी, क्लोरीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी ही। ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगी ही होगी, कहने का मतलब इतना ज्यादा डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो टेट्राक्लोरो प्रोडक्ट बनते ही बनते हैं क्या? तो बिल्कुल बनते हैं। क्या ये रिएक्शन इसकी अमाउंट कम लेने पर कंट्रोल हो जाएगी क्या, या बिल्कुल नहीं होगी क्या? ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपने 1:1 के रेशियो में रिएक्शन किया तो यही प्रोडक्ट बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि यही प्रोडक्ट बने, लेकिन ऐसा है कि यही प्रोडक्ट नहीं बनता है, और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्लोरीनेशन होगा, आपने कुछ अमाउंट तो लिया होगा, 1 मॉलिक्यूल तो आप ले नहीं सकते, अपने पास में ऐसा कोई मेथड नहीं है कि केवल एक ही मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा दी जाए, एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल इसका। आप कुछ अमाउंट तो लोगे, है ना, 1 मोल लोगे, 0.1 मोल लोगे, 0.00001 मोल लोगे, कुछ तो लोगे, उसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो आपस में रिएक्शन करेंगे, तो ऐसा तो है कि एक साथ सारे के सारे ने बिल्कुल आपके सामने इकट्ठे होकर जाकर रिएक्शन कर लिया। रिएक्शन स्टार्ट होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो जैसे रिएक्शन होगी तो ये प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। ये प्रोडक्ट्स में भी sp3 कार्बन है, तो बचा हुआ क्लोरीन यहाँ भी रिएक्शन कर सकता है, फिर आगे और रिएक्शन कर सकता है। तो देखा गया है कि अगर आप इन्हें 1:1 के रेशियो में भी ले लो तो भी ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं। हाँ, इसके बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। अगर इसे 1:2 के प्रोडक्ट में बनने की अमाउंट में ले लिया जाए तो डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी सारे तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। और बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लिया जाए तो टेट्राक्लोरो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन हम जब रिएक्शन कराते हैं तो मोनोक्लोरल प्रोडक्ट्स की बात की जाती है। क्वेश्चंस में भी ज्यादातर केस में मोनोक्लोरल प्रोडक्ट पूछे जाते हैं। अगर आपसे रिएक्शन दी गई है तो कोशिश करें, वैसे जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तब तक आपको कोशिश करनी चाहिए कि मोनोक्लोरल प्रोडक्ट ही के बारे में बात करें। जबकि ऐसे वैसे एग्जांपल्स आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं आईटी जेईई में कि क्लोरीनेशन किया और प्रोडक्ट सारे पूछ लिए, मोनोक्लोरल ऑप्शन में मोनोक्लोरल प्रोडक्ट भी था, डाइक्लोरल प्रोडक्ट भी था, ट्राइक्लोरल प्रोडक्ट भी था, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के दिए हुए थे। तो जनरली तो हम मोनोक्लोरल प्रोडक्ट ही बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार ऐसा क्वेश्चन भी दिया था कि क्लोरीनेशन किया और प्रोडक्ट पूछ लिए, अब हम तो मोनोक्लोरल प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन वहां आंसर में डाइक्लोरल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आखिरी में और रिएक्शन की गई थी। तो ये तो कंफ्यूजन है। एक्चुअली एनसीईआरटी में एल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए एक रिएक्शन पर्टिकुलर पेज पे दी गई थी और उसको ध्यान में रखते हुए आंसर एनटीए ने आंसर जो है वो उनको दे दिया। एनटीए के जो पेपर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर स्पेसिफिक दे दिया डाइक्लोरो वाला। जबकि ऐसा नहीं है, हम तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ही बनाएंगे। इस चीज को ध्यान में रख लेना। आप रख नहीं सकते हो कुछ इस तरीके का, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही जगह उसी रिएक्शन का डाइक्लोरो प्रोडक्ट भी दे रखा है, तो एक जगह ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन की हुई है। आपको मैं बताऊंगा ऐसे रिएक्शन आएंगे एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन। हाँ, ये है मोनोक्लोरल प्रोडक्ट और हम लोग इस मोनोक्लोरल प्रोडक्ट की ही बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने प्रोपेन लिया, प्रोपेन का मोनोक्लोरिनेशन किया। समझ लीजिएगा क्या किया, मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन में मोनोक्लोरल प्रोडक्ट बनेगा। अब सवाल यह है कि यहाँ के हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन रिप्लेस करे तो 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, और इस जगह के हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तो 2 क्लोरो प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। मेजर कौन सा होगा? मेजर ये प्रोडक्ट होता है। आप बताएं क्यों होता है? आप समझ तो गए हो, समझदार तो हो आप लोग, लेकिन ना समझे के काम भी कर देते हो। चलो, मोनोक्लोरल प्रोडक्ट ये मेजर होता है, ये मैं बता रहा हूं होता है। यहां भी मोनोक्लोरिनेशन करोगे तो ये क्लोरीन यहां भी आएगा, इस जगह क्लोरीन लगा दो या यहां क्लोरीन लगा दो, एक ही बात है। यहां क्लोरीन या यहां क्लोरीन दूसरी बात है, तो दोनों बात हम करेंगे।
और ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट ये होता है। आपका विश्वास पक्का हो गया कि जो चीज हम सोच रहे हैं वही है, तो वही है, काफी कुछ वही है। एग्जाम्पल नंबर 4 अगर मैं लेता हूं और इस कंपाउंड में मैं ऐसा करूं कि ये ले लिया जाए, है ना, कौन है, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन ले लिया जाए और क्लोरीनेशन रिएक्शन की गई, तो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा यार। इसमें तो इसे नहीं दूंगा मैं, आइसोब्यूटेन की बात करता हूँ। आइसोब्यूटेन में दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ कहीं भी क्लोरीन लगा दो एक ही प्रोडक्ट बन गया यहाँ, और अगर इस बीच वाले H को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दिया तो यहाँ प्रोडक्ट बन गया। मेजर प्रोडक्ट आप कहते हो ये, है ना, लेकिन मैं कहता हूं ये प्रोडक्ट मेजर था या मेजर होता है। क्यों होता है नहीं बताऊं, पहले ही सुनो। यही रिएक्शन, यही आइसोब्यूटेन की रिएक्शन, इसी आइसोब्यूटेन की रिएक्शन ब्रोमीन से की गई, वही सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वही मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनना चाहिए। ब्रोमीन यहां भी आएगा और ब्रोमीन यहां भी आएगा, तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? इसमें तो ये प्रोडक्ट मेजर होता है। तो आप बता सकते हो कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? इसमें तो मेजर प्रोडक्ट ही होता है, वो वाला नाटक नहीं होता है। तो मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, आप कुछ समझ तो जरूर रहे होंगे कि आप जो समझ रहे थे केवल वही नहीं था, कुछ और भी है, राज कुछ और भी है जो खुलना बाकी है। आप लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ रेडिकल ज्यादा स्टेबल है ना, ये सोचना चाहिए था आप लोगों को। रेडिकल यहाँ सेकेंडरी पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी के रेस्पेक्ट में, इसलिए ये प्रोडक्ट मेजर होगा, बिल्कुल सच बात है। यहाँ भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि सेकेंडरी के टाइम रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी के रेस्पेक्ट में, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ ये चीज फेल हो गई क्योंकि यहाँ टर्शरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ से H निकल जाता तो मेजर इसे होना चाहिए था, जबकि ये है। जबकि ब्रोमिनेशन में रिएक्शन करते हैं तो टर्शरी होता है, तो ये तो कुछ गड़बड़ वाली बात है। इन्हीं पॉइंट्स को समझने के लिए आगे हम कुछ इसके फैक्टर्स पढ़ रहे हैं रिजियो सेलेक्टिविटी से रिलेटेड। अच्छा, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होती है अभी वो बता देता हूँ। मैं पहले बाद में बोलूंगा, पहले बाद में लिखवाऊंगा, पहले समझ लो। रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बने, एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बने, जिनमें से कोई एक प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बने, एक कोई कम अमाउंट में बनेगा, डिफरेंट अमाउंट में बने। मतलब उस रिएक्शन में किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया, समझ गए? तो रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहलाती है। ये भी रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, ये भी रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। मान लो ये दोनों इक्वल अमाउंट में बन रहे होते हैं, मान लो, तो फिर हम लोग रिजियो सेलेक्टिव नहीं कहते क्योंकि रिएक्शन में किसी का सिलेक्शन ही नहीं किया। तो ये रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन से ये सारी की सारी। इसमें इसकी रिजियो सेलेक्टिविटी को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनकी बात करेंगे। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इसे आप लिख लीजिए, मैं मिटाता हूं इसे, फटाफट लिखो। तो लिखिए, पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिए नोट डाल के, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। डेफिनेशन क्या है? रिएक्शंस इन विच, लिख लीजिए, रिएक्शंस इन विच मोर देन वन structural isomeric product, more than one structural isomeric products form in different amount। ठीक है, अगर डिफरेंट अमाउंट में एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बने तो वो रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, मतलब कोई एक ज्यादा बनेगा तो कोई कम भी बनेगा।
अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेशियो सेलेक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं? कभी सेकेंडरी मेजर बनता है, कभी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड मेजर बनता है, उससे रिलेटेड पॉइंट हम लोगों को पढ़ने हैं। देखिए हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेशियो सेलेक्टिविटी, रेशियो सेलेक्टिविटी ऑफ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के लिए, रेशियो सेलेक्टिविटी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल बनता है इसमें, कार्बन फ्री रेडिकल। आप सभी को पता है टर्शियरी कैटायन, टर्शियरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी रेडिकल कम स्टेबल होता है, प्राइमरी रेडिकल और कम स्टेबल होता है। तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग तो केवल टर्शियरी वाले एल्काइल हैलाइड ज्यादा बनने चाहिए सेकेंडरी के रेस्पेक्ट में, प्राइमरी के रेस्पेक्ट में। लेकिन अभी थोड़ी सी देर पहले जो सेकंड लास्ट एग्जांपल लिया था क्लोरीन वाला, उसमें प्राइमरी ज्यादा था टर्शियरी के रेस्पेक्ट में। तो कुछ और फैक्टर्स भी होंगे। बी है रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा? टर्शियरी CH बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी CH बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, प्राइमरी CH बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। और ये इनडायरेक्टली फर्स्ट वाला ही पॉइंट है, क्योंकि टर्शियरी बॉन्ड टूटेगा तो टर्शियरी रेडिकल बनेगा, इसीलिए टर्शियरी बॉन्ड इजीली टूटता है क्योंकि टर्शियरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये दोनों पॉइंट तो एक ही पॉइंट इनडायरेक्टली एक ही बात कह रहा है। नेक्स्ट सी पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, सेम हाइड्रोजन, सेम या आइडेंटिकल हाइड्रोजन, जिसे प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहेंगे। प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वाला पॉइंट ही हम लोगों को अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि इसी प्रोबेबिलिटी फैक्टर के कारण वो जो रेशियो बिगड़ रहा था, वो जो अमाउंट बिगड़ रहा था, वो इसी फैक्टर के कारण था। हालांकि एक और फैक्टर भी है, क्लोरीन और ब्रोमीन में डिफरेंस करें तो यहां रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ एक्स रेडिकल, जो एक्स रेडिकल है उसकी रिएक्टिविटी और इसकी सेलेक्टिविटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है यहां इनकी रेशियो सेलेक्टिविटी के लिए। देखिए इसमें मैं अगर रिएक्टिविटी की बात करूं तो जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उसकी सेलेक्टिविटी कम होती है। आपको ये तो मैंने शायद बता ही दिया था कि एफ रेडिकल ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, फ्लोरीनेशन ज्यादा फास्ट होती है क्योंकि एफ रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन रेडिकल कम रिएक्टिव होगा, ब्रोमीन रेडिकल और कम रिएक्टिव होगा और आई रेडिकल और कम रिएक्टिव होगा। लेकिन अगर मैं सेलेक्टिविटी की बात करूं तो यहां ये बिल्कुल रिवर्स होता है। फ्लोरीन वास्तव में बिल्कुल भी सेलेक्टिव नहीं होता है, क्लोरीन की सेलेक्टिविटी फ्लोरीन से ज्यादा है, ब्रोमीन की सेलेक्टिविटी और ज्यादा होती है और आयोडीन की सेलेक्टिविटी और ज्यादा होती है। सेलेक्टिविटी का मतलब समझना, फ्लोरीन रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल है, सॉरी फ्लोरीन रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और इस कंपाउंड पे रिएक्शन करने के लिए आया, वो ये नहीं देखेगा कि यहाँ टर्शियरी सीएच है भाई यहाँ ही रिएक्शन करनी चाहिए, ये बॉन्ड आसानी से टूटा जाएगा, वो तो जहां चक्कर मारेगा ना वहीं रिएक्शन कर लेगा। मतलब इस जगह का जो एच है उसको तोड़ने की उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी उसकी जितनी यहाँ के एच को तोड़ने की पॉसिबिलिटी होगी। मतलब जहां वो कॉलिजन करेगा वहीं से बॉन्ड तोड़कर उसका प्रोडक्ट बना लेगा, है ना। मतलब वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा कि कौन सा बॉन्ड इजीली तोड़ा जा सकता है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो जो सामने आएगा उसे ही खलास कर देगा, तो उसकी सेलेक्टिविटी बहुत कम है, रिएक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा है। लेकिन आई रेडिकल है भाई, बुजुर्ग आदमी है,
बहुत सोच समझ के काम करता है ना, ऐसे जवान लोगों के लिए तरह नहीं है उनमें एनर्जी भरी पड़ी हुई है। तो आई रेडिकल सोच समझ के, भी हम बहुत कम रिएक्टिव हैं, हमें तो वहीं रिएक्शन करनी चाहिए, उसी जगह चोट करनी चाहिए जिस जगह आसानी से रिएक्शन हो सके। तो ये आई रेडिकल इस जगह अटैक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रखेगा टर्शरी पर, इस प्राइमरी पे अटैक करने की पॉसिबिलिटी कम होगी कंपैरेटिवली, है ना। तो इस तरह से होगा। इनके मैं डेटा भी आप लोगों को बताता हूं, यहां तक लिख लीजिए आप लोग, फिर मैं एल्केन्स के लिए इनकी रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी का एक रेशियो, जो एक्सपेरिमेंटल रेशियो है वो बताऊंगा। उसके बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट्स का परसेंटेज भी निकालेंगे, वो परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। आप लिख लीजिए, इसे मिटा देता हूं, लिखिए, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, रिलेटिव रेशियो ऑफ रिएक्टिविटी या रिलेटिव रेशियो ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन फॉर एल्केन्स। ये डेटा एल्केन्स के लिए हर किसी जगह अप्लाई नहीं कर देना। जैसे अगर प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्शरी हाइड्रोजन में रिप्लेसमेंट का रेट देखा जाए हैलोजनेशन के लिए, तो वो फ्लोरीन रेडिकल के लिए ये रेट 1:1:1 होता है। कहने का मतलब फ्लोरीन, अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में हाइपोथेटिकल कंडीशन, मान लीजिए किसी एल्केन में एक ही प्राइमरी हाइड्रोजन है, एक ही टर्शरी हाइड्रोजन है, एक ही सेकेंडरी हाइड्रोजन है, तो उनको रिप्लेस करने का जो रेट होगा है फ्लोरीन के लिए वो 1:1:1 होगा। वो जो भी सामने आएगा उससे रिएक्शन करेगा। कहने का मतलब इसकी सिलेक्टिविटी होती ही नहीं है, सिलेक्शन करता ही नहीं है। जबकि क्लोरीन रेडिकल प्राइमरी को अगर 1 टाइम रिप्लेस करे या उससे रिएक्शन का रेट 1 है, तो सेकेंडरी में प्राइमरी के रेस्पेक्ट में 3.8 टाइम्स ज्यादा होता है और टर्शरी में 5 टाइम्स ज्यादा होता है। टर्शरी में 5 टाइम्स ज्यादा होता है क्लोरीनेशन के लिए, है ना। और अगर यही रेट हम लोग ब्रोमीन के लिए देखें, तो प्राइमरी एच को रिप्लेस करने का रेट अगर 1 है, तो उसके रेस्पेक्ट में 82 टाइम्स फास्ट रिएक्शन होगी सेकेंडरी पर और 1600 टाइम फास्ट रिएक्शन होगी टर्शरी पर। देखो, ब्रोमीन रिएक्शन तो शुरू कर रहा है, लेकिन ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी कितनी ज्यादा है, टर्शरी को रिप्लेस करने का जो रिलेटिव रेट है वो कितना ज्यादा है। और आयोडीन के लिए डेटा अवेलेबल नहीं है, मैं तो बुक्स में पढ़नी होंगे एक्सपेरिमेंटल तो होंगे, लेकिन बुक्स में मैंने देखे नहीं। जरूरत पैसा इनकी पड़ती भी नहीं है। इसका क्वेश्चन एक बार आया हुआ है और उनके रेशियो के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन वो रेशियो पहले दिए थे और उसके बाद में क्वेश्चन बना के पूछा था। मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये डेटा फिर भी आप लोगों को याद कर लेना है। आयोडीन के लिए डेटा की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो क्लोरीनेशन के लिए जो डेटा है ये 25 डिग्री सेल्सियस के लिए दिया हुआ है। अगर जनरली मान लो क्वेश्चन पूछ लिया और टेम्परेचर नहीं दिया, तो ये इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करोगे। और ये जो ब्रोमिनेशन के लिए जो डेटा है ये 125 डिग्री सेल्सियस पर है, क्योंकि ब्रोमिनेशन की रिएक्टिविटी कम होती है, उसे हीट ज्यादा करना पड़ता है, तो इस टेम्परेचर पर ये रिलेटिव रेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन रेट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि किस तरह से इनका प्रोडक्ट बनता है। ये पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, फिर उससे रेट निकाली गई है, और हम अब उल्टा कर रहे हैं। हम लोग इनका जो रिलेटिव रेट है उसके बेसिस पर इन प्रोडक्ट का परसेंटेज कैलकुलेशन करना चाहेंगे। जैसे ये कंपाउंड है, इस प्रोपेन पर क्लोरीनेशन किया, रिएक्शन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कुछ देर पहले। सनलाइट की वजह से रिएक्शन किया, 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन किया, 2 प्रोडक्ट बने, एक ये बना और एक ये बना। ठीक है, देखो अब सब सुन लो ध्यान से। ये वाला प्रोडक्ट बना है प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ये वाला प्रोडक्ट बना है सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। क्लियर है? यहां कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है? 3 प्राइमरी हाइड्रोजन यहां है, 3 प्राइमरी हाइड्रोजन यहां है। इन 3 और 3 इन 6 हाइड्रोजन में से किसी भी हाइड्रोजन पे क्लोरीन ने आकर टक्कर मारी होती तो यही प्रोडक्ट बनता उसी कोलिजन से, बॉन्ड ब्रेकिंग से। ठीक है, तो अगर 1
हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का रिलेटिव रेट क्लोरीन के लिए 1 है, तो 6 हाइड्रोजन को रिएक्शन करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, उन पर टकराने की, उनकी कॉलिजन की, उन पर कॉलिजन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 6 टाइम्स ज्यादा होगी। इसलिए जो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का रेट 1 है, तो 6 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 6 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये जो थर्ड पॉइंट लिखा है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन, वो वाला प्रोबेबिलिटी फैक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से बना है। एक सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का जो रिलेटिव रेट था वो 3.8 है। तो 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन हैं, उन 2 हाइड्रोजन में से किसी भी H को रिप्लेस किया गया हो क्लोरीन से, प्रोडक्ट यही बनता। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का रेट 3.8 है, तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का रेट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, मींस हो गया 7.6। कहने का मतलब इन दोनों प्रोडक्ट्स का जो रेशियो आएगा वो 6.6:7.6 आएगा। मतलब मेजर प्रोडक्ट तो ये हो गया। परसेंटेज कैलकुलेशन करना चाहे तो आप कर लीजिए। इसका परसेंटेज कितना होगा, 6 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट है 13.6 इनटू 100, ये परसेंटेज इसका हो गया, है ना। इसका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया 7.6 डिवाइड बाय 13.6 इनटू 100। इस तरह से परसेंटेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेजर प्रोडक्ट ये ही बनेगा। क्लियर हो गया। ये एक्सपेरिमेंटली पहले निकाले गए हैं, फिर ये वैल्यूज दी गई हैं और हम लोग उल्टा कर रहे हैं। इस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। अगर क्लोरीन के लिए मैं बात करूं, यही रिएक्शन ब्रोमीन के लिए, तो क्या होगा, चलो इसको लिख लो, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, मिटा देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल 2, वही प्रोपेन है, ब्रोमिनेशन करता हूं, टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस लिया गया होगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, यहां भी ब्रोमीन आएगा, उसी तरह से लिखता हूं, यहां ब्रोमीन आएगा और यहां ब्रोमीन आएगा, ठीक है। ब्रोमीन का यहां प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन आया है, तो 1 प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की जो प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 6 के लिए पॉसिबिलिटी जो होगी वो 6 टाइम बढ़ जाएगी। और 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, और वो कौन सा है, सेकेंडरी। एक सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं तो इतना टाइम रिएक्शन करता है, प्राइमरी से इतना टाइम फास्ट रिएक्शन करता है। और 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना हो तो 2 टाइम्स उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब कितना हो गया, 184, 164। तो मतलब इनका रेशियो ये आएगा 164, और इसका इस रेशियो के अंदर ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। मेजर तो ये होगा, मेजर तो ये होगा। अच्छा, इससे जस्ट पहले वाली जो रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ की थी, प्रोपेन की, अगर आपसे कहा जाए कि देखो उसका अमाउंट तो 98% बनता है, 96% बनता है, जो भी बनता होगा, और वो जो इससे वाला प्रोडक्ट था उसमें तो बोल देगा कि भाई हाँ 68% अमाउंट बना या 70% बना। तो अब मुझे बताओ कि ब्रोमिनेशन का रेट फास्ट है, क्लोरीनेशन का रेट फास्ट है, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है क्लोरीन की, रेट ऑफ रिएक्शन तो क्लोरीनेशन का ही ज्यादा है। ये स्लो रिएक्शन करता है, लेकिन इस रेशियो में प्रोडक्ट बनते हैं। ये रेशियो बनना एक डिफरेंट चीज है और रिएक्टिविटी डिफरेंट है। इनका अमाउंट इसका 98, 96 जो भी बनता होगा उसका अमाउंट ये इस चीज को डिसाइड नहीं कर रहा है कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा। रिएक्टिविटी तो मैंने फैक्टर आपको बता ही दिया, ठीक है। अच्छा, ब्रोमिनेशन में तो ये कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रोमिनेशन में तो टर्शरी होगा तो टर्शरी ही मेजर बनेगा, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन क्लोरीनेशन में सावधान रहना पड़ता है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल नंबर 3 है, ये आइसोब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन की रिएक्शन की गई क्लोरीन से, है ना, जो कि अभी केस बना था उसी केस की मैं बात कर रहा हूं। और 2 तरह के प्रोडक्ट्स बने। यहां एक प्राइमरी प्रोडक्ट, प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आया है। यहां 9 टाइप के प्राइमरी हाइड्रोजन्स हैं, एक जैसे हैं, जिनमें से किसी को भी रिप्लेस करोगे यही प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या हो गया, एक प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए 1 और 9 प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की प्रोबेबिलिटी 9 टाइम बढ़ गई, ठीक है। अब टर्शियरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की रिएक्टिविटी 5 गुना ज्यादा होगी प्राइमरी से, लेकिन है तो वो एक ही
तो कहने का मतलब 9:5 के रेशियो में प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ प्राइमरी मेजर हो जाएगा। यहाँ प्राइमरी मेजर क्यों हुआ कि ये जो प्रोबेबिलिटी थी ना एक जैसे हाइड्रोजन्स के यहाँ मिलने की वो ज्यादा थी, रिएक्टिविटी कम थी, फिर भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, इन पर रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई क्लोरीन रेडिकल के लिए। इस कारण से यहाँ पर रिएक्शन का प्रोडक्ट ज्यादा बना, जबकि टर्शरी को ज्यादा बनना चाहिए था। समझ गए? इसलिए वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर यहाँ काम करेगा। लेकिन अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन में तो 9:1600 रेशियो में प्रोडक्ट बनेगा। समझ रहे हो? 9 तो यहाँ होगा, एक प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए एक हाइड्रोजन 1:9 आएगा, और वहां तो टर्शरी को 1600 टाइम्स ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है टर्शरी पर, तो सोचने की जरूरत नहीं, ब्रोमीन तो टर्शरी ज्यादा बनेगा। अगर केवल सेकेंडरी और प्राइमरी में कंपैरिजन है तो सेकेंडरी की ज्यादा बनेगा, लेकिन क्लोरीनेशन के लिए कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। ठीक है, और बताओ एक एग्जांपल करके दिखाओ। एग्जांपल नंबर 4 है, यहाँ ये आइसोब्यूटेन है, आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन का क्लोरीनेशन किया सनलाइट की प्रेजेंस में, कितने तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बने, और इन स्ट्रक्चरल आइसोमर में से कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर ज्यादा अमाउंट में बना। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को पूछा गया था, इसी क्वेश्चन में पूछा गया था डेटा देखिए कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, है ना। तो आप इसको बनाओ जल्दी से, वीडियो पॉज कर लो, इसे सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो मैं कर देता हूं, आपने कर लिया होगा, अब मैं कर ही देता हूं। देखिए क्लोरीन यहां भी आया होगा, 1 2 3 और 4, यहां क्लोरीन लगाओ या यहां क्लोरीन लगाओ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इसमें 4 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बने। ये हो गया, ये है, और ये 4 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने हैं। हालांकि स्टीरियो आइसोमर भी है, यहाँ क्लोरीन आएगा तो एक कायरल कार्बन है, इसका डेक्सट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी दोनों बनता है, पर मैं उनको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, इसमें भी दोनों बनता है, टोटल 6 प्रोडक्ट्स बनेंगे इसमें। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करूं तो उन्हीं का कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ। देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट है इन प्राइमरी और इस प्राइमरी H, 6 प्राइमरी H को रिप्लेस करने से बनेगा, इस प्राइमरी H को रिप्लेस करने से ये प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो यहाँ एक प्राइमरी H को रिप्लेस करने की पॉसिबिलिटी 1 है, तो 6 प्राइमरी H को रिप्लेस करने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 6 होगी। यहाँ एक ही टर्शरी हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की पॉसिबिलिटी क्लोरीनेशन के लिए कितनी होती है? आपने देखा होगा 5 होती है ना। अच्छा, यहाँ सेकेंडरी H था और सेकेंडरी H को रिप्लेस करने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 3.8 होती है, और 2 सेकेंडरी H है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ के 7.6 हो जाएगी। यहाँ इन तीनों में से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, तो मतलब 6:5:7.6:6 के रेशियो में प्रोडक्ट बनेगा। इस रेशियो में प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। परसेंटेज कैलकुलेशन करना चाहें तो परसेंटेज कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। ब्रोमिनेशन होता तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता? तो सोचोगे कि कैलकुलेट करके दिखाओगे, तो ब्रोमिनेशन के लिए मेजर प्रोडक्ट मैं तो सोचने की जरूरत नहीं समझता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि टर्शियरी पोजीशन पे 1600 टाइम्स फास्ट रिएक्शन होती है प्राइमरी के रेस्पेक्ट में, तो ये ही मेजर होगा, प्लस दूसरे तो बनेंगे ही बनेंगे और भी बन जाएंगे, ठीक है। मेजर यही होगा, वो चाहे 1% बने या 0.1% बने, लेकिन बनेंगे तो उसके मेजर प्रोडक्ट ये होगा। क्लियर है? ये जो डेटा मैंने आप लोगों को बताया है वो एल्केन के लिए बताया है, सैचुरेटेड हाइड्रोजन एल्केन्स के लिए बताया है ना, लेकिन ये डेटा वहां काम नहीं करता है, इसे लिख लीजिए आप लोग। वहां काम नहीं करेगा जहां रेडिकल रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज्ड हो। अगर कोई रेडिकल रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज्ड है तो फिर तो यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ये वाला कंपाउंड है, इसका क्लोरीनेशन किया गया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो एक तो क्लोरीन यहाँ आएगा इस जगह के H को रिप्लेस करके और यहाँ आएगा, है ना, इन दो पोजीशंस पे आएगा।
एरोमेटिक रिंग पर रिएक्शन नहीं होगी, सनलाइट में इससे रिएक्शन करा रहे हैं, ये दो प्रोडक्ट हैं। अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो ये प्रोडक्ट मेजर आएगा। कैलकुलेट करके देखो आप, ये तो सेकेंडरी एच है, सेकेंडरी एच को रिप्लेस करने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 3.8 into 2 means 7.6, और ये प्राइमरी एच है, इन तीनों और 9 एच में से किसी भी 9 एच में से किसी भी एच को रिप्लेस करोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, तो 9 पॉसिबिलिटीज की होगी, मतलब 7.6 is to 9 के रेशियो में प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन ये गलत है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मेजर प्रोडक्ट यही आता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ का रेडिकल रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज्ड है, इसका जो रेडिकल बना होगा वो हाईली स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के कारण ये रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, हाईली स्टेबल है, मोर स्टेबल, किसके रेस्पेक्ट में, इन रेडिकल्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसका प्रोडक्ट सारा बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो टर्शियरी रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबल था, तो थी ना उसकी रिएक्टिविटी, वो जो डेटा आप लोगों को दिए गए थे वो केवल एल्केन के लिए निकाले गए थे, इनके लिए भी कोई डेटा दिए जाते आपको तो आपको समझ में आया था कि एलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन हो तो रिएक्शन इतना टाइम से बढ़ जाती है ना, वो डेटा दिए जाते तो आप क्वेश्चन कर लेते, लेकिन मैं डेटा की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट ही हो रहा है कि अगर रेजोनेंस के कारण अगर रेडिकल हाईली स्टेबल है तो वही मेजर प्रोडक्ट होगा जो कि रेजोनेंस के कारण बनता है, ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। तो अभी तक हेलोजेनेशन में तो यही करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।